हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? टाइप 2 है ना ये, टाइप 2 ग्रुप विद सिंगल क्लास वैल्यू। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? यस सर। ठीक है, गुड। फिर हम आखिरी टाइप पे आते हैं, टाइप 3। पहले उससे पहले आज की डेट लिखते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आ गए तुम? यस सर। कहाँ चले गए थे? पतंग उड़ाने? थोड़ा काम आ गया था तो वही कर देते। अच्छा, काम कर रहे थे, गुड। तो चलो हम टाइप 3 पे आते हैं, ठीक है ना। टाइप 3 का नाम अभी नहीं लिखा, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके आधार पर देखते हैं क्या नया करना है। तो टाइप 2 में जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो क्या था? से वी वांट टू रिप्रेजेंट एज ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो इसी तरह का मिलता जुलता हम काम करते हैं। देखते हैं, वी वांट टू रिप्रेजेंट height of 60 students of class 10। तो हमने मान लिया क्लास 10 में 60 स्टूडेंट्स हैं और उनके हाइट को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो क्या तरीका होगा कि सभी बच्चों को बुलाया, पहले तो उनके हाइट्स को मेजर करना शुरू किया, पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर उसको नोट डाउन करते चले गए। तो इसमें लिख देते हैं हम लोग कि assuming the height of students ranges from 150 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर। तो हमने मेजर किया और फाइंड किया कि जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है ना, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा। तो फिर अब हम रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। तो पहला जो तरीका है अनग्रुप्ड डेटा का, तो अनग्रुप्ड डेटा की तरह अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो ऐसा लिखा 155, मान लो दूसरे का 169 आया, फिर 172, 157, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कोई बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं है। यानी मैं पूछूंगा कि कौन बच्चा किससे बड़ा है, किससे छोटा है हाइट में, तो ऐसे बता पाना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि दिस इज नॉट an effective way to represent data, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, ग्रुप्ड विथ सिंगल क्लास वैल्यू। इस तरीके से करके देख लेते हैं, ये तो ज़्यादा एफिशिएंट था। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हाइट इन सेंटीमीटर्स, और दूसरी तरफ में अब नंबर की जगह सीधे फ्रीक्वेंसी बोलूंगा, है ना। आपको समझ में आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की ही बात हो रही है। हमने कहा मैं ऐसे लिखेंगे, तो अच्छी बात है। इससे पहले क्या था, देखो दोनों सिनारियों में एक सटल डिफरेंस है, एक सूक्ष्म सा अंतर है। वो क्या अंतर है कि एज के साथ क्या बात होती है कि जैसे किसी की एज है 14 ईयर्स एंड 10 डेज, है ना, 14 साल और 10 दिन का है। अगर आप उससे पूछो कि भाई तेरी एज क्या है, तो बोलेगा 14 साल। अगर किसी की एज 14 ईयर्स और 200 डेज है, उससे पूछोगे एज क्या है, तो बोलेगा 14 साल है। अगर किसी की एज 14 साल और 360 दिन है, उससे पूछोगे तब भी वो 14 साल ही बोलेगा, ठीक है। तो 14 के बाद सीधे 15 आता है। हाइट में ऐसा नहीं होता,
हाइट में ऐसा नहीं है कि कोई अगर मान लो 150 सेंटीमीटर का है तो अगली हाइट उसकी 160 ही होगी, ऐसा नहीं है। 151 भी होगा, 150 से 151 के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम आएगी। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखना शुरू किया 150, 151, 152, 153, ऐसे 180, तो हो सकता है 150 सेंटीमीटर का कोई भी नहीं हो, 151 का एक हो, 152 के दो हो, 153 के तीन हो, 180 के मान लो फिर से तीन हो, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर सबके लिए लिखना पड़ेगा, आपको दिख रहा है 150 से 180, यानी कि क्या होगा, नंबर ऑफ रोज विल बी लार्ज, ठीक है। therefore it is also not a very effective way of representation। ये लॉजिक समझ में आ गया आपको कि ये इफेक्टिव वे क्यों नहीं है? यस सर। क्योंकि इसमें भी जो नंबर ऑफ रोज बनेंगे वो 150 से 180 तक बनेंगे। अगर 60 की जगह 600 बच्चे होते तो इतने सारे रोज आपको बनाने पड़ते। तो इसमें पहले वाले से अनग्रुप से अच्छा तो है, लेकिन ये ग्रुप्स जो है ये अपने आप में बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है चलो कोई और तरीका देखते हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा कि चलो इसको ऐसे लिखते हैं कि हाइट इन सेंटीमीटर्स, और यहां लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। यहां तक तो वैसा ही है जैसा कि ऊपर में था, पर चेंज क्या करेंगे, चेंज हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर अब हम जो 150 लिख रहे थे 150 की बजाय ऐसे लिखेंगे 155, 60, और इसको मान लो 150 से 151 कर लेते हैं, एक ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे 161 से 165, 166 से 170, 170 से 171 से 175, 176 से 180, और मान लो कि इसके बीच में मान लो है 60 थे तो उसमें मान लो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है 36 हो गए, यहाँ पे भी 12 है तो 48 हो गए, यहाँ पे 4 है 52 हो गए, यहाँ पे 6 है तो 58, और यहाँ पर 2, ऐसे। तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये कंपैरेटिवली ज्यादा आसान था बनाना, और हमने पूछा कि 161 से 165 सेंटीमीटर के बीच में कितने लोग हैं, तो आंसर मिला 24 लोग हैं, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो ये जो तरीका है इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हो गए। तो ये भी आपको देखो ग्रुप भी है और यहाँ पर भी क्लास है, ये पहला क्लास, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसा करके, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या इंटरवल्स के बीच में है, तो इसीलिए इसका जो नाम होगा वो होगा ग्रुप विथ क्लास इंटरवल। तो ये तीनों मेथड आपको समझ में आ गए, अनग्रुप, ग्रुप विथ सिंगल क्लास वैल्यू एंड ग्रुप विथ क्लास इंटरवल। ये तीनों समझ में आ गए अच्छे से? यस सर। यस सभी सर। को? अच्छा ठीक यस है। सर। तो अब इन पर हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्या बातें कर लेते हैं? बातें ये है कि मान लो कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ना, जैसे एक आध तो हमने अभी देखे, बच्चों के मार्क्स कितने हैं, हाइट कितनी है ना, वेट कितना है, बाकी कुछ भी ऐसे करके हमने देखा। तो ऐसा कुछ है क्या कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को केवल टाइप 1 से बनाया जा सकता है, या टाइप 2 से बनाया जा सकता है, या टाइप 3 से ही बनाया जा सकता है? तो आंसर मिला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको केवल सिनारियो दिया जाए
और आपको क्वेश्चन दिया जाए और इससे फर्क नहीं पड़ता कि बनाने में कितना समय लग रहा है और उसको डिकोड करने में सामने वाले को कितना समय लगेगा, अगर ये सब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व किया जा सकता है ना। यू आर फ्री टू अडॉप्ट एनी मेथड, तीनों ही मेथड से आंसर आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या, तीनों मेथड सही है। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन कि ठीक है चलो मान लिया ये बात कि तीनों मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये भी है क्या कि तीनों मेथड से जो आंसर आएंगे वो भी इक्वल आएंगे, फिर तो आने चाहिए। तो आंसर मिला कि नहीं, ऐसा नहीं। तीनों तरीकों से जो हम आंसर निकालेंगे वो सेम आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो जनरली आप मान के चलो टाइप 1 एंड टाइप 2, ये जनरली है ना, हो सकता है यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी आ जाए, ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे, ये दोनों सेम रिजल्ट देंगे। और जो टाइप 3 है उसका आंसर थोड़ा अलग आएगा, सम वेरिएशन इसमें आएगा। ठीक है, यानी टाइप 1 और टाइप 2 बिल्कुल एक ही रिजल्ट देंगे, जो टाइप 3 है वो थोड़ा सा वेरिएशन उसमें रहेगा, वेरिएशन इन द सेंस इन दोनों की तुलना में थोड़ा अलग रहेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आया कि अच्छा अगर ऐसा है तो फिर दोनों में से जो दोनों आंसर आ रहा है, मान लो टाइप 1 टाइप 2 से आंसर आ रहा है ए और टाइप 3 से आंसर आ रहा है बी, तो दोनों में से एग्जैक्ट आंसर कौन है, ए एग्जैक्ट आंसर है या बी एग्जैक्ट आंसर है? आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा आंसर ज्यादा करेक्ट होगा और दूसरा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन के साथ होगा? आपको क्या लगता है, बताओ। सर ए वाला सही होगा मेरे ख्याल। ख्याल से क्यों, ऐसा ख्याल क्यों आया? सर क्योंकि इसमें दोनों का एक ही आंसर है इसलिए। अच्छा ये है क्या? अच्छा ऐसा नहीं है, दो लोग एक साथ गलत हो सकते हैं, इस हिसाब से मत देखो, कोई और लॉजिक बताओ, बाकी लोग भी बता सकते हैं। सर बी वाला। बी वाला ज्यादा सही होगा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर क्योंकि ये ग्रुप्ड डेटा में आ रहा है ना। नहीं, ग्रुप डेटा तो इसमें भी है, टाइप 2 भी ग्रुप ही है। सर टाइप 2 में ही तो ग्रुप्ड है ना, टाइप 1 में तो अनग्रुप्ड है। और टाइप 3, टाइप 2 और टाइप 3 दोनों ही ग्रुप्ड है, केवल टाइप 1 अनग्रुप्ड है। तो टाइप 1 और टाइप 2 एक रिजल्ट देंगे और टाइप 3 थोड़ा अलग रिजल्ट देता है, थोड़ा सा अलग। ठीक है, चलो इसको मैं फिर से समझाता हूँ तुम्हें, अब समझना ध्यान से और बताओ। जैसे मान लो हम अनग्रुप की बात करें, तो एक बच्चा आया, मैंने उससे पूछा भाई तेरी हाइट कितनी है, उसने बोला 162 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा बोला, तो मैंने क्या लिखा 162 लिखा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखी या अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी, ये बताओ। सर एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, यानी 60 के 60 बच्चों का अनग्रुप्ड में मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिखता जाऊंगा, वो जो बताते जाएंगे वैसा लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, टाइप 2 में आके देखते हैं टाइप 2 कैसे लिखते थे। जैसे मान लो यहाँ पर जो 150 151 उसमें कहीं पर 162 आएगा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये बताओ। सर एग्जैक्ट। ये भी एग्जैक्ट है, हमने काउंट किया, जैसे मान लो एक बच्चे ने बताया 162, तो 162 के आगे 1 लिख दिया, फिर आगे चलते हुए 5 7 8 बच्चों के बाद फिर कोई एक और बता रहा है, उसका भी हाइट है 162 और क्लास में केवल 2 ही है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो ये भी एग्जैक्ट है। अब इसमें देखो यहाँ पर 161 से 165 के बीच में बात की गई, तो 161 इसका मतलब क्या है कि 24 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 161 से लेकर के 165 तक जाएगी, इसका मतलब ये है 24 स्टूडेंट्स हैं ऐसे। अब ये हो सकता है कि 24 के 24 बच्चे हैं जिनकी हाइट 161, इट्स क्वाइट पॉसिबल है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 24 के 24 बच्चे हों उनकी हाइट 165 हो,
या फिर 24 में से 20 की हाइट 162 रही है ना, और 4 की हाइट 163 रही हो सकता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सब तो कंसिडर नहीं किया। अगर तुम्हें ये टेबल दे दिया जाए और पूछा जाए 162 सेंटीमीटर कितने बच्चों की हाइट है, तो हम तो डायरेक्टली कुछ नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट होता है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं कि ये दोनों क्या देंगे, ए और बी को मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये दोनों देंगे एग्जैक्ट आंसर, और ये देगा थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, फिर सवाल ये Yes, कि ये जब अप्रोक्सीमेट दे रहा है, ये दोनों एग्जैक्ट दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हमेशा एग्जैक्ट वाला ही करें, अप्रोक्सीमेट क्यों करते हैं। फिर बात वहीं पे आके रुक जाएगी कि हमें टाइम देखना है। हो सकता है अगर 6000 डेटा हैं उनको सॉल्व करना है, तो टाइप 1 टाइप 2 एग्जैक्ट आंसर तो देंगे, और वो आंसर तब दे पाएंगे जब हम उनको सॉल्व कर पाएंगे। उसको सॉल्व करने में ही बहुत समय लग जाएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं कि आंसर के आसपास भी अगर हमको रिजल्ट मिल जाता है और हमारा काम चल सकता है, तो हम फिर अप्रोक्सीमेट आंसर को अलाउ कर देते हैं और फिर हम टाइप 3 के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों मेथड, कोई भी क्वेश्चन इन तीनों मेथड से किया जा सकता है, लेकिन किस मेथड को कब फॉलो किया जाए, या तो सामने वाले खुद ही बता दे आपको, यानी क्वेश्चन में खुद ही आ जाए, टेबल के फॉर्म में आ जाए। इंटरवल्स को आपको टाइप 3 यूज करना है, अगर सिंगल वैल्यूज आ जाए तो टाइप 2, अनग्रुप्ड आ जाए, रॉ डेटा आ जाए तो टाइप 1, तब तो आप विवश हैं। आपको अगर खुद से सॉल्व करने का ऑप्शन मिले, तो अगर क्लास वैल्यूज जो हैं वो बहुत कम है, जैसे कि 150, 151, 152 ऐसे हैं, तब तो टाइप 2 यूज कर लिया। और अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, तब हमने टाइप 2 को अवॉइड करके टाइप 3 को किया, यानी कि उसको भी मैं लिख देता हूँ कि इफ नंबर ऑफ क्लासेस दैट इज डेटास is very high, then we use type 3 or else type 2, है ना। टाइप 2 ऑब्वियसली टाइप 1 से हमेशा इफेक्टिव है, इसलिए टाइप 1 को कंसीडर नहीं किया यहाँ पर, टाइप 3 और टाइप 2 में ही अपना काम कर लिया। ठीक है, ये समझने के बाद इस पे आते हैं। मान लो कि आपको कोई ये टेबल दे दे ऐसा, ठीक है, आपको ऐसा कोई टेबल दे दे जिसमें 151 से 155 ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो 156 से 160 के बीच में, 156 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में 12 स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो कैसा रहा होगा, तो आप इससे सीधे नहीं बता सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सारे 156 के पास होंगे या 160 के क्लोज होंगे, ऐसा बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक नहीं है, लेकिन आंसर तो देना पड़ेगा। तो फिर हमने क्या किया कि फिर हमने अपना दिमाग लगाया, अपनी आईक्यू से कहा कि अगर मतलब फिर आइडियल कंडीशन में 12 स्टूडेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 161 से 165, हम इसके बारे में बात करते हैं ना, 156 से 160 सेंटीमीटर के बीच में 12 स्टूडेंट्स जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। यानी कि इन 12 बच्चों के लिए कोई कहे कि आप कोई एक हाइट बोलो, 156 से 160 तो बहुत सारे वैल्यूज आ गए, आप कोई एक वैल्यू बोलो, तब मैं क्या बोलूंगा, 156 और 160 का मीन बोलूंगा, 156 प्लस 160/2 विच इज इक्वल टू 158। मैं मान के चलूंगा कि जो हाइट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 156 से 160 के बीच में। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई या इसमें दिक्कत है, ये बताओ।
इसमें कोई दिक्कत है? लेकिन अगर ज्यादा कम निकल गया तो? तभी तो वेरिएशन आएगा, तभी तो अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर हो सकता है कि एक्चुअली में सारे के सारे 162 रहे हों, सॉरी सारे के सारे 157 रहे हों या 159 रहे हों, लेकिन हमने माना है कि जितने 156 नंबर पे होंगे उतने ही 157 उनकी हाइट होगी, उतने की ही हाइट 158 होगी, उतनों की हाइट 159 होगी, एंड उतने स्टूडेंट्स की ही हाइट 160 होगी, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि ऐसा नहीं मानने का कोई लॉजिक नहीं है मेरे पास। इस टेबल से मैं ये नहीं बता सकता ना कि 156 के पास है या 160 के पास है, तो मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माना कैलकुलेशन के लिए, यानी इसके लिए कैलकुलेशन के लिए मैं जो सिंगल वैल्यू लूंगा ये 158 लूंगा, और इसी वजह से मेरा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, क्योंकि ये दोनों जो तो सर मेथड इसका हैं, सुनो पहले, ये जो दोनों मेथड हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू देंगे। जैसे कि 156 पे 4 हैं, 157 पे 3 है, 158 पे 3 है, 159 पे 2 है, 160 पे 0 है, तो वो इस वैल्यू को लेगा। पहले दोनों जो टाइप्स हैं वो इस वैल्यू को लेंगे, और मैं ये लूंगा ऐसे 158 पर सारे के सारे, तो एवरेज लेकर के लूंगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए हो सकता है कि मेरा आंसर थोड़ा ज़्यादा आ जाए एक्चुअल आंसर से, या थोड़ा कम आ जाए, डिपेंडिंग ऑन कि सारे के सारे 158 से कम की संख्या में आ रहे हैं या उसकी ज़्यादा की संख्या में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, हाँ तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे? सर जैसे इसका मीन निकाल लेंगे 158 आया, तो अब हाँ इसी पे रख देंगे कि 158 सेंटीमीटर पे हाँ 12 के 12 स्टूडेंट्स है। हाँ वो आगे कैसे करते हैं वो आगे आपको सिखाया जाएगा मीन निकालने में, लेकिन ये तरीका ये होता है। अभी हम केवल डेटा का रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं। इस रिप्रेजेंटेशन से 3 चीजें हमको पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड। पर तरीका यही है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया, और किसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, ये अच्छे से समझ में आए। क्या इसमें दिक्कत है ये बताओ? जैसे कि मैंने कहा ना कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर क्यों है ये आपको समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक तो टाइप्स ऑफ डेटा से कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं। अब हमको जो चीज पढ़नी है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। ये मैंने बताया था, इसको सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोलते हैं ये आपको थोड़े बाद में बताया जाएगा, तो बाद में बताया जाएगा। ये कितने टाइप के होते हैं ये हम देख लेते हैं। एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, और एक है मोड। अपने को यही तीनों को पढ़ना है ना? और हम लोग शुरू करते हैं मीन से। तो मीन का मतलब क्या होता है? इन जनरल एवरेज। ठीक है, इन जनरल एवरेज होता है। ठीक है, तो हम टाइप 1 के लिए आते हैं। तो अगर मेरे पास डेटा से वी हैव डेटास as x1, x2, x3, xn, n डेटास हैं, then mean is given as x, ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया मान लो। ये होगा, इसको लैंग्वेज में लिखेंगे तो टोटल, सॉरी, sum of all observations by total number of observations। ठीक है, sum of all observations by total number of observations।
ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? डेटा, यानी इंफॉर्मेशन, ये डेटा है। तो देयरफॉर एक्स मीन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 डॉट, ये आएगा प्लस xn, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? तो वो है n, तो n आ गया। यही हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, n क्या है? नंबर है, और ऊपर में क्या है? डेटाज है। तो इसका यूनिट भी आप देख सकते हैं, डेटा को नंबर से डिवाइड करो तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो डेटा ही रहेगा। और एलएचएस क्या है? उसका भी यूनिट क्या है? डेटा, यानी यूनिट वाइज भी आप समझ सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से लगभग पता ही है, उसको हमने देख लिया। इसको एक और तरीके से हम लिखते हैं, उसको भी यहाँ दिखा दिया जाता है, सिग्मा एक्स आई बाई एन, और i इज इक्वल टू 1 से n, where sigma is summation operator। ये क्योंकि आपको दिखाई देगा बुक्स में, इसीलिए मैंने ये आपको लिख के दिखा दी। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा का मतलब होता है सम, आप चीजों को सम कर रहे हो, और जो नीचे लिखा हुआ है वो लोअर लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ऊपर हायर लिमिट। आई का मतलब है कि एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल कहाँ से वैल्यू लेगा और कहाँ तक लेगा? तो 1 से लेकर के n तक लेगा। तो ये कैसे काम करेगा कि सबसे पहले एक मशीन की तरह है, मान लो ये ऑपरेटर एक मशीन की तरह, इस मशीन में पहले कौन सी वैल्यू जाएगी? 1 जाएगी। तो एक्स आई है, तो जब 1 जाएगी तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 बाई n। ये समेशन है, इसका मतलब आगे अपने आप सम का साइन आ जाएगा। फिर 1 के बाद अगला नंबर कौन सा जाएगा? 2, तो x अब 1 की जगह x2 बाई n हो जाएगा। फिर अगला जाएगा 3, x3 बाई n हो गया, प्लस ऐसा करते करते आखिरी में क्या जाएगा? i की जगह n जाएगा, तो ये हो जाएगा xn बाई n। अब क्योंकि ऊपर का जो लिमिट है वो n था, तो n के आगे समेशन का कोई मतलब नहीं है, तो वापस से एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसी चीज को इतनी बड़े तरीके से न लिखना पड़े, तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली। तो ये अच्छे से समझ में आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। यस सर। सर ऊपर का ये लिखना है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से लिख लो पहले। सर ये i इज इक्वल टू हमेशा 1 रहेगा कि बदलेगा भी? वो बदलेगा डिपेंडिंग ऑन, जैसे मान लो कि मैं तुमको कहता हूँ कि मेरे पास नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, और तुम क्या करो कि थर्ड नेचुरल नंबर से 10th नेचुरल नंबर को ऐड करो, तक को ऐड करो। यानी मैं चाहता हूँ तुमसे कि 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इसका सम निकालो। तो तुमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया, xn या xi लिख दिया सिग्मा, तो i की जगह क्या दोगी बताओ? यहाँ पर i की जगह क्या देना है बताओ जल्दी। सर बताएं। हाँ बताओ। सर थर्ड टर्म। 3, वेरी गुड, 3, और ऊपर में सर 10। 10, तो ये क्या हो जाएगा? x3 + x4 + x5 ऐसे करके, है ना? तो x की जगह यहाँ पर वेयर तुम ये लिख सकते हो, या x अगर थोड़ा वेरिएबल टाइप लग रहा है तो x हटा दिया, यहाँ a लिख दिया ऐसा, a3 + a4 + a5 ऐसे करके वेयर a या an represents nth नेचुरल नंबर। an जो है वो nth नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यानी a3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? थर्ड नेचुरल नंबर को, a4 फोर्थ नेचुरल नंबर को, a10 10th नेचुरल नंबर को, तो वो इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये ठीक है निकिता, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर।
सर नीचे कर दीजिए।